हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, इस चैप्टर को कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम 2025 और 26 के सेशन में सिलेबस में हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर से हमें कौन कौन से चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसे ये आपका 2025 और 26 का सिलेबस है, जिसमें आपका इस चैप्टर में से प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा ईस्वी तक, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास, शिलालेख किस तरह कहानी कहते हैं ये पढ़ेंगे। व्यापक अवलोकन में आप मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का राजनीतिक और आर्थिक इतिहास जानेंगे। खोज की कहानी, शिलालेख और लिपि का अर्थ किस तरह से निकाला गया, इसको आप पढ़ेंगे। राजनीतिक और आर्थिक इतिहास की समझ में बदलाव क्या क्या हुए हैं और अशोक के शिलालेख और गुप्त काल के बारे में भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए थे। 1500 वर्ष के अंतराल में यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदी के किनारे लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र, कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चारवाहा बस्तियों के प्रमाण भी आपको मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी देखने को मिले कि दक्षिण भारत में जो शवों के अंतिम संस्कार किस तरीके से किए जाते थे, उनके नए तरीके देखने को मिला, जिनमें महापाषाण के नाम से खयात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे भी मिले। कई स्थानों पर यह पाया गया कि था कि जो शवों के साथ विभिन्न प्रकार के क्या करते थे, लोहे से बने हुए उपकरणों को भी क्या करते थे, उनके साथ ही दफना दिया करते थे, या उनके द्वारा यूज़ किए गए हथियारों को भी क्या करते थे, उनको उनके साथ दफना दिया जाता था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से नए परिवर्तन के परिणाम मिलते हैं। शायद इनमें से सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्य, साम्राज्य और रजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथ, सिक्कों, चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का यूज़ करते हैं, जैसा कि हम इस चैप्टर में अब पढ़ेंगे। और तो इसमें अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रिंसेप और प्रियदर्शी। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडियन कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने क्या करा था, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। तो 1830 के टाइम पे क्या किया गया था कि एक जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। अब इन लिपियों का जो उपयोग है वो सबसे आरंभिक अभिलेख और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर प्रियदर्शी भी लिखा हुआ मिला है। प्रिंसेप ने देखा कि कुछ सिक्कों पे क्या है, प्रियदर्शी लिखा है, जिसका मतलब क्या होता है, मनोहर मुखाकृति वाले राजा। ठीक है, जो इस सिक्कों पे लिखा हुआ मिला था। कुछ अभिलेखों पर राजा के नाम भी लिखा हुआ मिला, जैसे अशोक लिखा हुआ मिला है।
ब्रोड ग्रंथों के अनुसार अशोक क्या थे? सबसे फेमस शासकों में से, प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दशा मिली है, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं को में लिखी अभिलेख और ग्रंथों का क्या किया था? उन्होंने उपयोग किया। इसके परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र भी क्या हो गया? तैयार हो गया। फिर उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में लगाया और ये छानबीन करने की कोशिश की थी कि क्या राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक सामाजिक विकास के बीच कोई संबंध था इनके बीच में। यह शीघ्र ही आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन इनमें क्या था? डायरेक्ट कोई संबंध नहीं थे। ठीक है। इसके बाद हम ये जान लेते हैं, एक टॉपिक है अभिलेख। अभिलेख भी आप जान लो कि अभिलेख क्या होता है। जैसे पत्थर धातु पे पहले ज़माने में क्या होता था? पत्थर धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतहों पे क्या करते थे? खोद की, मतलब गाड़ के लिखते थे। कुछ अक्षर क्या होते थे? इसके ऊपर खुदे हुए होते थे। इन्हीं को अभिलेख बोलते थे। अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धि लिखी रहती थी, क्रियाकलाप या विचार लिखे होते थे जो बनवाते थे। जो इस अभिलेख को बनवा रहा है वही अपने विचार उसके अंदर लिखता था, और उन्होंने क्या क्या चीज़ हासिल किए हैं, कौन से युद्ध में विजय प्राप्त किए, वो सभी क्या करते थे? उस अभिलेख में लिखवाते थे। यानी शिलालेख एक प्रकार से स्थायी परिणाम होते हैं। कई अभिलेखों में उनके निर्माण की तिथि भी मिली हुई कि कब इसको बनवाया गया था। ठीक है। कई अभिलेखों में उनके तिथि मिली है और कुछ में तिथि नहीं भी मिलती है। उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफ़ी सुस्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे 250 ईसा पूर्व में अक्षर अ, इसको इस प्रकार लिखा जाता है, और 500 ईसा पूर्व में यह इस प्रकार से लिखा गया। तो शब्द को क्या किया गया? बदल दिया गया। प्राचीनतम अभिलेख जो होते थे वो प्राकृतिक भाषा में लिखे जाते थे। प्राकृतिक उन भाषा को कहा जाता है जो सामान्यतः भाषा होती हैं, जो नॉर्मल होती है, जन सामान्य भाषा होती हैं, जो लोग बोलते हैं। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम आए हैं जिनको प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि ये नाम प्राकृतिक अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। आपको यहाँ तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं को भी शब्द मिलेंगी, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते थे। जो अभिलेख थे वो इन भाषाओं में भी मिले हैं। ये संभव है कि लोग अन्य भाषा भी बोलते थे, लेकिन उनका उपयोग लेखन काम में नहीं होता था। कुछ लोग थे जो अन्य भाषा बोलते थे, लेकिन उनका यूज़ क्या है? अभिलेख में नहीं हुआ है। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रारंभिक राज्य, 16 महाजनपद। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। ये एग्जाम में एक नंबर पूछा गया है कि किस समय को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता था। तो किसको माना जाता था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को। ठीक है। इस काल की प्राय आरंभिक राज्य, नगर, लोहे के बढ़ते उपयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इस साल में क्या हुआ था? जो लोहे का उपयोग ज़्यादा हुआ था, सिक्कों का विकास भी ज़्यादा होने लगा था। कुछ नगरों का उदय भी हुआ था। इस काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास हुआ। कुछ बौद्ध धर्म के, कुछ जैन धर्म के लोग आए जिनके विचारधारा को क्या किया गया? विकास किया गया, जिसके बारे में आप चैप्टर 4 में भी पढ़ेंगी। महाजनपद के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, ये महाजनपद, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम प्राय देखने को मिले हैं।
इससे ये स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद में गिने जाते होंगे। जो ये ऊपर आए हैं इनका सभी ग्रंथों में इनका नाम मिला है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि इन महाजनपद के बारे में, मतलब ये जो महाजनपद है ये सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद होंगे, तभी ये सभी ग्रंथों में मिले हैं। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गढ़ और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। ठीक है, कुछ जगह ऐसे थे जहाँ पे सिर्फ राजा ही शासन करते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जहाँ पे कई लोगों का समूह भी होता था जो क्या करता था, शासन करता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन गढ़ों से संबंधित हैं। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गढ़ सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते थे, लेकिन इससे कई राज्य लगभग 1000 साल तक क्या रहे थे, बने रहे थे। प्रत्येक महाजनपद की राजधानी होती थी। जितने भी महाजनपद थे सबके अपने अपने राजधानी होती थी, जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए पहाड़ी आर्थिक स्रोतों की क्या होती थी, आवश्यकता होती थी। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण भी किया गया और ये अपेक्षा की जाती थी, ये उम्मीद की जाती है कि शासक क्या होगा, क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। ठीक है, पुराने ज़माने में क्या कर रखे थे, एक वर्ण व्यवस्था थी जिसको आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो इसमें ये किया जाता था, उम्मीद की जाती है कि जो राजा होगा, शासक होगा, वो किस वर्ग से होगा, क्षत्रिय वर्ग से होगा। शासकों का काम क्या होता था, किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना। क्या वनवासी चारों से भी कर लिया जाता था। हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेना, नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अभी भी क्या है, सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। अब इन 16 महाजनपद में से जो आपका इम्पोर्टेंट महाजनपद था वो क्या था, मगध। ठीक है, मगध कहाँ पर स्थित है, आज के टाइम पे मगध बिहार में स्थित है। ठीक है, मगध यानी कि बिहार, जिसे हम बिहार के नाम से जानते हैं। आप 6वीं से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो आज बिहार में है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था इन 16 महाजनपदों में से। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं कि शक्तिशाली क्यों था। एक ये है कि मगध क्षेत्र में खेतों की उपज अच्छी होती थी, पहला कारण ये है। ठीक है, आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, मैं इसे जरा अंडरलाइन करूं। ठीक है, पहला कारण है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। ठीक है, दूसरा ये कि लोहे की खदानें आधुनिक भी आसानी से उपलब्ध थी, मतलब कि जो लोहे की खदानें थी यहाँ पे आसानी से मिल जाते थे, लोहे का आसानी से उपलब्ध था यहाँ पे, जिससे क्या बनाते थे, उपकरण, हथियार बनाना इनके लिए क्या हो जाता, आसान होता था। जंगली क्षेत्रों में क्या थे, हाथी भी उपलब्ध थे। ठीक है, जो सेना के लिए यूज हो जाता। तीसरा ये हो जाएगा, साथ ही गंगा और इसकी उपनदी से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों के मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया गया है। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महान जनपद जैसे राजा फेमस राजा थे। उन्होंने अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां क्या करते थे, लागू करते थे। जो भी ऑर्डर देते थे वो
मंत्री लागू करवाते थे। प्रारंभ में जो मगध थे, ठीक है, राजगाह इसकी राजधानी बनाई गई थी। शुरू में मगध की राजधानी किसको बनाया गया था? राजगाह को, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये राजगाह। आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृतिक नाम है। मगध की राजधानी थी। ये रोचक बात थी कि इस सब का अर्थ है राजाओं का घर। राजगाह का मतलब क्या होता है? राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा शहर था ये, और किलेबंद किया गया था इसको चारों तरफ से। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को क्या बना दिया गया? मगध के राजधानी बना दिया गया। तो सबसे पहली राजधानी क्या थी? राजगाह। उसके बाद फिर पाटलिपुत्र को बनाया गया। एग्जाम में आपके कई बार आया है। जिसको हम पाटलिपुत्र को हम किस नाम से जानते हैं? अब पटना के नाम से जानते हैं, जिसकी गंगा के रास्ते आगमन के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। अगर ये हम देख पा रहे हैं, देखिए ये चित्र में दिखाया गया है आपको। ये राजगीर के किले की दीवार है, देखिए इन दीवारों का है ना, ये रहा, ठीक है। तो ये थे आज के 2 टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं। ये पार्ट 1 था। इसके आगे के टॉपिक मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगा। आई होप आपको आज के जितने भी मैंने टॉपिक कराए आपको समझ में आए होंगे, आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।